यह ऑडियो समरी क्लास 12 हिंदी के बिहार बोर्ड के चैप्टर 5 रोज जिनको लिखे हुए हैं सचिरानंद, हीरानंद व तस्य अज्ञे जी। तो इस ऑडियो समरी को आप कोई भी काम करते समय, कहीं जाते समय भी सुन सकते हैं। जिस प्रकार से आप म्यूजिक या फिर सॉन्ग सुनते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। और इस ऑडियो समरी में आपको रोज कहानी का टोटल कंसेप्ट समझाया गया है और कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस ऑडियो समरी को सुनने के बाद। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लेखक का कुछ परिचय देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो अगर हम अज्ञे जी का जन्म की बात करें, यानी सचिरानंद, हीरानंद व तस्य अज्ञे जी का जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी में और निधन हुआ है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। अगर अज्ञे जी का जन्म स्थान की बात कर ले तो इनका जन्म स्थान है कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश और मूल निवास है करतारपुर, पंजाब। अज्ञे जी का माता के नाम है व्यमती देवी एवं पिता के नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। वैसे तो अज्ञे जी ने बहुत सारे कृतियाँ, रचनाएं, उपन्यास लिखे हैं, लेकिन हम इनकी प्रमुख कृतियाँ का नाम बताए तो वे 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। लेखन हिंदी साहित्य दोनों भाषा में करते थे, यानी अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखे हैं। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये रही कुछ परिचय लेखक जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो रोज कहानी है एक कहानी, यानी रोज की विद्या क्या हो जाएगी तो एक कहानी हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है, दोपहर के उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसे अकब थे असिप्रत से, किंतु फिर भी बोझोल और प्रकंपन घाना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर प्रवत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और फिर बिना उत्तर की प्रतिज्ञा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी ना आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने की हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और फिर मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुंह करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबरे शरीर को देख रहा था और सोच रहा था कि यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्या का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई भी इकट्ठी ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य का स्वच्छ और स्वच्छता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या फिर बड़े छोटेपन के संबंध में नहीं घिरा। मैं आज कई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था, यानी कि पहले देखा था, तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषताया मालती पर। मालती बच्ची को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्ची की ओर देखते हुए कहा, उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे इसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंख से और देखता रहा और अपनी माँ से चिपट गया और वांस सा होकर कहने लगा, ऊ। मालती ने फिर उसकी ओर
एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन अकस्मी ही था, जिसमें प्रतिज्ञा में मैं था कि मालती कुछ कहे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई तो बात पूछी ही नहीं। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ और मैं कहे आया हूँ, यानी मैं क्यों आया हूँ और कह किस लिए आया हूँ। चुप बैठी रही। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते हुए दिन भूल गई, या अब मुझे दूर से इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निबंध स्वच्छजनता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर दुखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंख नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जागरण कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार को तंतु की पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चीर विस्मृत में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा परवय बल था, उठ नहीं सकता था। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत्यु जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो में हमने उसे पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और उन्हें अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति के नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टर्स में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर पर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायत करने का उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढेरों पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोला कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने की मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, ढेर देर खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा, वह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा करता है। फिर बच्चे को डांट रहा था, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2-3 का शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले आए और मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए तो शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खिड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप की एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या नहीं? सब कुछ तो है,
बहुत था, हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया, वहाँ बचा कुछ होगा ही नहीं। यूं ही रोब तो ना जमाओ। और बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है, कोई आता है तो आता है, नीचे से मंगवा लेती हूँ। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लेकर आए थे अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2-1 दिन में आ जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर में आंगन में लौट कर आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं था, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी का क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगी, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन में ही मन सोचने लगा, अब इस रात को 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण नहीं पूछा और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं भी फिर नोटबुक को तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ पर वह बात करने की बैठी ही नहीं और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे, हाँ, यह घर जैसे मालती है। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैंने चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी और वह हंस कर रही थी। यहाँ पढ़ने का है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो, लोरी में या फिर पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसा ही आए? नहीं, कूले पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस डैश कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थक गए होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ, रहने भी दो। थके नहीं? भला थके कैसे? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात तो मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी के साथ लेकर। तब मैं भी साथ में लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तने के घिसने की खनखन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं उंघाने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया और मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैंने फिर अपने मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे हैं थे और उसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैं फिर देखी, अब की बार और उग्र में कहा। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिक और नीरस यंत्रवत भी थके हुई यंत्र से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीडोमीटर यंत्रवत फसलता नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने अब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे। तब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरी कुली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथ से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करने के ही था। एक करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया है? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया है। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यहाँ गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली, हाँ, केस बनते देर लगती है। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने की क्या जरूरत थी? यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे तीसरे दिन बाँह काटाते हैं। किसी का नाम और अभ्यास, और इसी का नाम है अभ्यास। महेश्वर हंस बोले, न काटे तो उनकी जान गवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते थे। आज तक तो सुना था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर
देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल के, ना क्या लापरवाह है। मैं तो रोज ऐसी बात सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल से टप टप की आवाज आई। मालती ने कहा, पानी, और वह उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांग के सहारे खड़ा मेरी आंख की ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। तब वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोला, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैनी होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो बहुत, मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले जाएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा ही। टीटी अभी तक रोती ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूं, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंग पर बैठे गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसे कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हंस भी पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की ओर, रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े सा आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगूठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण आकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो उसे पढ़ती है। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब यह लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम सभी स्कूल में भर्ती थे, तब जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय की हाजिरी चुकाने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल में कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता है, कभी जब मैं भाग जाता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं खिन खिन सा मन लौट आया करता था। मालती कुछ पढ़ती थी नहीं, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसने अपने पिता से एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो, हफ्ते भर में मैं देखूंगा इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं नहीं की होगी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य की और उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती है और अपने खेल किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। और पिता ने फिर कहा तो उद्यत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी, पर मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है यह? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी को कर्तव्य भावना बहुत विध्वंस हो गई थी। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसके थपकाने और दूसरे हाथ से कोई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की और एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतिज्ञा करने लगे। हम भोजन कर चुके और बिस्तर पर लेट गए और टीटी सो गए। मालती पलंग की ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोला, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोर दिया गया है। थका तो मैं भी हूँ, पर चुप रहा। थोड़ी देर में किसी ऊपर संज्ञा से मुझे बताया वह ऊँघा रहा है। तब लगभग 10:30 बज चुके थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देख रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई थी, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर खिसक पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनम्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर्स की ओर दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेटों की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्किंदिनता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है, झर रही है।
मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग सो कोमल है किंतु करुण नहीं है, अशांतिमय है किंतु उद्मय नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जा चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भाप से ऊपर कर वातावरण खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए प्रवता शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही है। पर यह सब मैंने देखा अकेले। मैंने महेश्वर ऊँघा रहे थे और मालती उस समय भोजन से निर्वित होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मैंने कहने पर ही था कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता ही रहा था कि रोज इतने ही बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज के नियमित गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा का चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी ने में शिशु कैसा लगता है, इस आलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैबोचित वामता से भर उठा, खिसककर पलंग से नीचे गिर गया और चिल्ला पड़ा कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो रहा है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोट लगती रही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तंभ हो गया। फिर एकाएक मैंने मेरे मन में यह समूचे अस्तित्व को विद्रोह स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर बाहर एक शब्द ही नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम्हें अपने एकमात्र बच्चा के गिरने पर ऐसी बात कह हो रही हो? और यह अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरा भयंकर छाया घर पर गई है और उनके जीवन के इस पहले ही योबान में घुनी की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी का परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघा रहे थे। टीटी मालती को लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आधा सिसकी उसके छोटे से शरीर की हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा से लगा रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही है, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही थी पलके उठाकर अक्सर किसी अस्पष्ट प्रतिज्ञा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे को खड़कने के साथ मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो यहाँ पर जो है ना रोज कहानी समाप्त होती है। तो यह कहानी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। साथ में अगर पहली बार आए हैं बिहार के वीडियो चैनल पर, तो इस चैनल पर आपको ऑडियो एवं वीडियो सभी चैप्टर के अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चैप्टर का अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ में आपको हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कोर्स इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर की इसी तरह से ऑडियो समरी सुने, तो अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सुन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तब तक ये लव है एंड बाय बाय चैंपियन।